हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न रहा, क्या शिफ्ट लेके आता है आयोग। कई बार रिकरिंग टॉपिक आता है, रिपीटेड टॉपिक आता है। कई बार क्या होता है कि वो उससे जैसे ऑप्शन में जो चीज़ दिया उसको अगले प्रश्न में पूछ लिया, इस तरह की चीज़ें भी कई बार होती हैं। हम देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे आए जो बैक टू बैक रिपीट हुए, तो इस तरीके की बातों पे भी हम ध्यान देंगे और हम अपना सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे, हल देखते जाएंगे। उसके साथ ही हम भाषाई रूप से कुछ अन्य बातों को भी ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कि आयोग जब भी इन प्रश्नों को डालता है तो क्या उसकी कोई और भी मंशा होती है। भाषाई रूप से हमें प्रबुद्ध करना तो चाहता ही है, उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि हमें खुद से अंदर से एक उत्कंठा हो, हमें एक इच्छा हो, आंतरिक एक इच्छा हो कि एक बहुत प्रबल इच्छा हो कि हम समझ सके हिंदी को उस स्तर पे जब हिंदी हमारे पूरे कमांड पे हो, हमारे पूरे हक से हम उसे बोल सकें कि हम हिंदी को जानते हैं और हम हिंदी को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू की जाए अगर आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है इससे रिलेटेड कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, ठीक है, के लिए एक शब्द है। ठीक है, तत्काल कविता करे, एक ऐसे उसकी बात कर रहा है जो तत्काल कविता करना चाहता हो, अभी बोला जाए, अभी तुरंत कवि उसको कर दे। ठीक है, अब एक इसके लिए इंग्लिश में तो टर्म आपको पता है कि एक्सेम्पोर या एक्सेम्परे बोला जाता है, दोनों ही शब्द उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला है सुकवि। देखिए, सुकवि वो है जो बहुत अच्छा कवि हो, बहुत अच्छी कविताएं गढ़ता हो, लिखता हो और पढ़ता हो, तो ये तो हो गया सुकवि। तो ये तो नहीं है। अगला है रस सिद्ध कवि, एक ऐसा कवि जिसे सभी रसों का, जो 9 रस हैं, उनका ज्ञान हो, उसे पता हो कि रौद्र रस क्या है, विभत्स रस क्या है, वीर रस क्या है, इस तरह के जो करुण रस क्या है, इस सौंदर्य क्या है, सारी चीज़ों को उसको पता हो, सारे उपमान पता हो, उपमेय पता हो, सारी चीज़ें पता हो, रसों को अपनी कविताओं द्वारा निरूपित करना जानता हो, उसको कहते हैं रस सिद्ध कवि। तो ये भी गलत है। महाकवि, अब जैसे हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कवि हुए, चाहे वो निराला हो जिनको महाप्राण भी कहते हैं, चाहे वो अज्ञेय हो, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, ऐसे तमाम, जयशंकर प्रसाद हो, ऐसे तमाम मूर्धन्य कवि हुए जो महान कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो वो तो हो गए महाकवि, तो वो भी कवि नहीं हुए। अब है आशु कवि। अब देखिए, इन तीनों को तो हमने वैसे ही इलिमिनेट कर दिया कि ये तो उत्तर नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि आशु कवि मतलब क्या, जो तुरंत, अभी हमने बोला कि एक बिंदु है, उस पे एक पॉइंट है, उस पे आप कविता कर दीजिए और तुरंत उस पे कविता करने लगे, इसको क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। तो आंसर इसका होगा डी करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। और देखिए, एक जो एक्सटेम्पोर कहते हैं ना, एक्सटेम्पोर या क्या कहते हैं एक्सटेम्परे, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन मैं देखता हूं, वो यूएस और ब्रिटिश इंग्लिश वाला जो डिफरेंस है वही आता है। तो ऐसा कवि जो चुटकियों में कविता कह दे, किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे, उनको हम कहते हैं आशु कवि। तो ये हो गया पहला प्रश्न। देखिए, यूपी आरओ प्रीलिम्स 2021, मतलब जो पिछला भी हुआ था उसमें ही आ रखा था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मिनट, अगला है जिसकी आशा न की गई हो, कोई एक ऐसा इवेंट जिसकी आशा न की गई हो, उसको हम क्या कहेंगे। सब पे देखते हैं। आशातीत, जैसी आशा की गई हो उसको आशातीत कहते हैं। अप्रत्याशित, बिल्कुल यहां पे यही इसका सही उत्तर है, जिसकी जो प्रत्याशित ना हो। ठीक है, प्रत्याशित मतलब जो श्योर है, लेकिन जो प्रत्याशित न हो, जो अप्रत्याशित हो, यानी जिसकी आशा न की गई हो, तो इसका उत्तर होगा अप्रत्याशित। और भी देख लेते हैं। अगला शब्द है आशान्वित, कोई व्यक्ति जो किसी आशा में बैठा हो, ठीक है, उसे इस बात की आशा हो कि ये चीजें होंगी। हम सब आशान्वित हैं कि इस बार जो मॉनसून आएगा, अब चूंकि तो बीत रहा है, अगला जो मॉनसून आएगा वो बहुत अच्छा होगा कृषि के लिए, तो वहां पे आशान्वित इस्तेमाल होगा। प्रत्याशा क्या है, प्रत्याशा प्रतिधन आशा। प्रत्याशा क्या है कि किसी चीज, जैसे भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जीवन जीने का जो एक एवरेज आयु है, तो प्रत्याशा का शब्द जो है वो कहां पे इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका जो अर्थ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट उत्तर है वो है अप्रत्याशित, इसका है आंसर अप्रत्याशित। आप देखिए कि ये भी 2021 प्रीलिम्स में आ चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, ठीक है। अब इसमें एक शब्द है असूर्यपश्या, ठीक है। असूर्यपश्या के लिए एक शब्द असूर्यपश्या का अर्थ क्या होता है, क्योंकि दोनों पूछ सकता है। एक बार कंबाइंड एक शब्द होगा, मतलब कई सारे शब्द होंगे, उनके लिए आपको उसका एक शब्द देना होगा। कई बार एक शब्द दे देगा, उसको डिटेल में क्या कहते हैं, उसके लिए कई सारे शब्द जो हैं वो पूछ लेगा कि उनका क्या आंसर होता है। अब देखिए, असूर्यपश्या के साथ एक और चीज हमें मिलता है,
असूर्यम पश्य, ये भी कई जगह मिल जाता है। ये संस्कृत निष्ठ है, ये थोड़ा हिंदी निष्ठ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी महिला जिसने सूर्य न देखा हो, चाहे किसी वजह से, चाहे वो किसी कैद में हो या किसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे सूर्य ना आता हो, मोस्टली कैद के लिए, या कोई उसने अपना प्रण ले लिया हो कि हमें सूर्य नहीं दिखेंगे, सूरज नहीं देखने दिया जाता है, कैद में कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। तो अब वह स्थान जहाँ से सूर्य दिखाई न दे, ये तो कोई इसका सेंस नहीं है। जहाँ से सूर्य दिखाई न दे, ये इसका उत्तर नहीं है। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, अगेन ये भी नहीं सही है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जिसको सूर्य भी न देख सके, ये तो अलग ही एक इन्होंने वो ले लिया है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो जैसे मैंने बताया कि कोई महिला अगर कड़े दबाव में है, ऐसे कड़े पर्दे में है जहाँ पे वो सूर्य, जो सूर्य का प्रकाश नहीं देख पा रही है, कैद में है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? असूर्य पश्य या असूर्यम पश्य। तो दोनों आ सकता है, अर्थ होगा जो रनिवास में हो या जिस स्त्री ने ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा असूर्य पश्य या असूर्यम पश्य, ठीक है। अब ये भी देखिए, प्रीलिम्स 2010 में आया था, आरो स्पेशल जो हुआ था, आरो विशेष प्रोग्राम हुआ था। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, चकित होने का मतलब क्या है कि हम आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, आंखें खुली खुली रह गई। अर्थ वहीं पे है, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ वो नहीं है, हम आएंगे उस पर। देखते रहना, मैं उसे देखते रहा, यहां पे भी हम पलक नहीं झपका रहे हैं, पर यहां पे भी इसका उत्तर ये नहीं है, सेंस कुछ और है, ठीक है। अगला है विपलक। विपलक एक अलग सेंस में लिया जाता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, जैसे जब जो हमारे 1700 से लेके 1900 के ईस्वी के जो हमारे लेखक थे, चाहे वो जायसी के दौरान की बात हो या उसके बाद में कुछ और लेखक जो बुरे, विपलक शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है जब कभी कोई पुरुष किसी महिला को जब रिझाने की कोशिश करता है। अक्सर ये मयूर या मोर के क्रम में लिखा जाता है, या अक्सर ये लिखा जाता है किसके क्रम में कि जैसे किसी पक्षी को वहाँ पे उदाहरण दे दिया गया और उससे जोड़ दिया गया, तो अक्सर उस क्रम में ये लिखा जाता है, बताया जाता है, बोला जाता है। तो यूज़ किया गया, इसको साहित्य में बहुत इस्तेमाल किया गया विपलक शब्द को। जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे और उस दौरान का लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इसको। तो ये भी उत्तर नहीं है। निर्निमेष मतलब होता है जो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो होगा वो निर्निमेष होगा। कई बार पूछा है, अगर आप देखेंगे पीसीएस में पूछ चुका है और कई जगह पे कई बार रेपिटेटिव क्वेश्चन आ चुका है। मतलब एक ही वर्ष लिखा है लेकिन कई बार ही पूछ चुका है। 2021 में पूछा था, तो हाल में ही आया है। तो आपको ध्यान होना है, क्लियर होना है कि निर्निमेष का मतलब क्या होता है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, समझते रहना होगा, देखते रहना होगा, अपडेट रहना होगा। अगर आपके पीवाईक्यू तैयार है तो आप हाफ डन, कहते हैं ना कि बेटर प्लान इज हाफ डन, अ बेटर स्टार्ट इज हाफ डन भी कहते हैं, पर मेरे ख्याल से अ बेटर प्लान इज मोर देन हाफ डन। आप बहुत अच्छे से अगर अपना प्लान करते हो ना, तैयारी करते हो ना, उसको मैनेजमेंट अच्छा करते हो, तो आपकी सफलता 200% श्योर है, निश्चित है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अब देखिए सारे शब्दों को एक बार देख लेते हैं। धरोहर, धरोहर एक सामूहिक संपत्ति की बात होती है, जो एक चाहे समाज हो, एक समाज के लिए उनके पुरखों द्वारा संयोग क्या कहते हैं, संजोई गई रहती है, उनको धरोहर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं है। अगला है उत्तराधिकृत, जो आने वाला जो आपका जो जनरेशन है उसके लिए जो अधिकृत हो जाती है उसको उत्तराधिकृत कहते हैं। हालांकि इसका सेंस जो होता है वो रॉयल, जो शाही जो मैनर होता है उसमें कई बार सत्ता के लिए, या जो पद होता है, जो गद्दी होता है, उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला है, चलिए रिक्त को भी रोकते हैं। अगला है परिसंपत्ति। तो संपत्ति के अराउंड, जैसे जो आपकी संपत्ति होती है, ठीक है, संपत्ति का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है जहाँ पे हम उसके सभी एंगल्स को कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं, तो उसको परिसंपत्ति कहते हैं। रिक्त वो चीज होता है जहां पे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, हम उसे रिक्त कहते हैं। जैसे यदि मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ रख के जाएंगे, या मेरे पिताजी को, उनके जो पिताजी थे, जो मेरे बाबा थे, जो मेरे पिताजी के पिताजी थे, वो उनके लिए छोड़ के गए, वो संपत्ति जो उत्तराधिकार मिली उसे रिक्त कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये उत्तराधिकृत से थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये उत्तराधिकारी के लिए अधिकृत है। मतलब कोई भी, जैसे आप
बड़े पोस्ट पे जाएंगे, बड़े पद पे जाएंगे, वहां पे जाने पे कुछ चीजें आपके लिए अधिकृत होंगी, वो उस रिलेशन में कहता है जहां पे ऑफिशियल मैनर में बोला जाता है। यहां पे थोड़ा अनऑफिशियल मैनर, जिसे कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। दिस इज अ बिट इनफॉर्मल और ये क्या है, थोड़ा सा फॉर्मल है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ये 2021 में भी पूछा है, 2010 में भी पूछा है। ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है आयोग। अगला है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। अब देखिए इसमें कई प्रश्न हैं। युद्ध स्थित, जो युद्ध में स्थित हो, ये तो नहीं है। अगला है युद्ध स्थिरी। अब ये इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, युधिष्ठिर, ये चूंकि इसका करेक्ट उत्तर है, बता चुके जो युधिष्ठिर थे, जो 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था कि जिसे कहते हैं कि लाभा लाभो जया जयो, क्या सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो सब में स्थिर रहे ना, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, युद्ध में, नॉर्मल जिंदगी में, तो वो थे युधिष्ठिर। तो इसलिए वहां से उनका नाम युधिष्ठिर रखा गया, जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहे, उसको युधिष्ठिर कहते हैं। बेसिकली ये युद्ध के स्थिर में ज्यादा बात किया जाता है, क्योंकि जिंदगी एक युद्ध है। और जिस दौरान की बात है, जब महाभारत था, तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्यों के बीच में युद्ध होता रहता था। तो युधिष्ठिर इज द करेक्ट आंसर। युद्ध प्रेमी कोई सेंस नहीं बनता, युद्ध प्रेमी कोई जिसको युद्ध बहुत पसंद हो। अब देख लीजिए कौन बहुत युद्ध करता था, चाहे वो आपका अलेक्जेंडर यानी सिकंदर हो, या इस तरह के लोग। बहुत से लोग थे जिनको युद्ध पसंद था, मंगोल थे, युद्ध पसंद था, कहीं भी चले जाते थे, युद्ध कर लेते थे, लड़ा झड़ा के, बल्कि वो लूटते थे ज़्यादा थे, युद्ध के सेंस में तो युद्ध नहीं करते थे वो तो है। बहुत से राजपूताने शासक थे जो बहुत युद्ध करते थे। मुगलिया सल्तनत में बहुत से राजा थे जो युद्ध को प्रेफरेंस देते थे, मराठे युद्ध को प्रेफरेंस देते थे। तो ये लोग युद्ध प्रेमी कहे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर हो। और ये भी देखिए 2010 और 2021 दोनों में पूछा है। ठीक है, तो देखिए 2010 के प्रश्न 2021 में रिपीट हो रहे हैं। देखते हैं 2023 में, जो 2024 में, इनफैक्ट फरवरी में जो परीक्षा हो रही है आपकी आर की, इसमें कहां से प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इस परीक्षा को मैंने दिया था। बहुत ही ऐसा प्रश्न जिसपे कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे एक है अजेय, एक है अकेय, एक है अपराजेय, एक है दुर्जेय। चलो अज्ञेय को मैं थोड़ा अलग कर दूं, तो ये जो बाकी शब्द हैं, आस पास के ही शब्द हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑल दो, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, जिसे जो जेय न किया जा सके, जीता ना जा सके, उत्तर इसका अजेय मतलब ए ही है। लेकिन अपराजेय का मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके। देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक बार इधर से कान पकड़ा गया है, एक बार ऐसे घुमा के कान पकड़ा गया है। हिंदी में ये भी अर्थों को बदल देते हैं। आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना पड़ेगा कि आपको, देखिए अगर ये ना होता तो आप अपराजय पे जा सकते, इसे पराजित ना किया जा सके मतलब इसको जीता ना जा सके। दोनों में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है दोनों शब्दों में। यहां पे आपको स्पष्ट होना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। इसका उत्तर है अजेय। अज्ञेय, ज्ञेय मतलब ज्ञाता, अज्ञेय जिसको ज्ञान ना हो। अब जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने अपना नाम अज्ञेय रखा था, क्यों रखा था? आप जब भी इस वीडियो को देखिए सोचिए कि अज्ञेय रखने का वजह क्या थी। कभी इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी छोटा सा है, मिल सके तो आप कहीं पे भी, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको बता सकते हैं। तो अज्ञेय। अगला है अपराजेय, ठीक है, जिसे पराजित न किया जाए। दुर्जेय। अब देखिए दुर्जेय शब्द का इस्तेमाल आप कई बार देखेंगे, जो गुप्त काल के समय जो इतिहास लिखा गया, कई बार वहां पे होने वाले युद्धों में, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चाहे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, उनके लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है दुर्जेय शब्द का। कब इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी माध्यम से अगर आप मुझे कम्युनिकेट करके बता सकें तो आप इसे जरूर बताइए। ठीक, बात किया जाएगा अगला, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्मों में सही के चयन कीजिए। वाक्यांश हैं, उनके लिए शब्द हैं, आपको मिलाना है कि कौन सा। पूछा है कि सही युग्म का चयन कीजिए, गलत होंगे, सही आपको चयन करना है। ठीक है, अब जैसा है जो स्त्री अभिनय करे, अब आपको पता है कि यहां पे शब्द लिखा है अभिनेता। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द हमको पता है ना, अभिनेत्री। द आंसर इज अभिनेत्री, सो दिस इज रॉन्ग। अगला है सी पे आते हैं, जो आंखों से परे, जो आंखों से परे हो उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। तो ये भी यहां पे गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये भी गलत है।
लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जब बात करते हैं हम शब्दों की, तो हमको कई बार शब्दों का जो संधि विच्छेद होता है वो भी हमें स्पष्ट तौर पे, क्लियर तौर पे बता देता है कि एग्जैक्टली इसका सेंस क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी। अगर आप प्रत्यागत को संधि विच्छेद करें तो ये जो बना है प्रति प्लस आगत, प्रतिआगत यानी प्रत्यागत। जब ये आप मुझे बताइएगा जहां पे भी आप देख रहे हो कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो जब संधि विच्छेद करके इसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये है प्रतिधन आगत यानी प्रत्यागत, यानी वापस आया हुआ। आगत प्रतिआगत यानी वापस आया हुआ, ठीक है, लौट कर आया हुआ। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसे लौट कर आया हुआ हो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। नाउ इस पे आते हैं। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए व्याकरणिक लिखा है, ये गलत है। सही आंसर क्या है? जो अपना ग्रामर जानता है उसे हम वैयाकरण या व्याकरणिज्ञ भी कहते हैं, कई जगह पे व्याकरणिज्ञ भी कहते हैं, आप देख लीजिएगा। पर चूंकि वैयाकरण ज्यादा यूज में किए जाने वाला शब्द है तो हमें क्लियर होना होगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं, वैयाकरण जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, वैयाकरण इसके लिए करेक्ट है, यहां पे ये गलत है। सही इसमें लौट कर आया हुआ यानी प्रत्यागत, ठीक है। बात किया जाए अगला का, तो अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? एक मूवी आई थी, ठीक है, उसमें विद्या बालन रहती हैं, सैफ अली खान, संजय दत्त रहते हैं। उस मूवी का नाम था परिणीता। ये उससे जुड़ता हुआ शब्द है ना। यहाँ पे एक शब्द आया है परिणीत। अब ऑप्शन देख लेते हैं। जिसका परिणाम ना निकला हो, बिल्कुल नहीं। मैं बताया ना कि परिणीता मतलब कहीं ना कहीं महिला, शादी, विवाह से जुड़ा है। आते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो गया हो, जो पत्नी हो गई हो उसके लिए परिणीता। इसका विवाह न हुआ हो उसके लिए अपरिणीत या अपरिणीता। तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। बाकी शब्दों पे देख ले, जिसका विवाह हो चुका हो, जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए, मतलब वो तो ऑब्वियसली तो आएगा नहीं, उसमें परिणीत या परिणीता आया होगा। जो देखने में प्रतिकर ना हो, इसका तो कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सही उत्तर है जिसका विवाह न हुआ हो, अधन परिणीत, यानी जिसका शादी या विवाह न हुआ हो उसके लिए अपरिणीत शब्द आएगा। परिणीत किसके लिए आएगा, परिणीता किसके लिए आएगा? मुझे वापस से कभी आप मुलाकात होगी कमेंट के थ्रू किसी भी द्वारा, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। ये जो हमारा कान के नीचे ये वाला छोटा वाला भाग होता है जो बहुत कोमल होता है, इसके लिए शब्द हमें बताना है, ठीक है। कर्णफूल बिल्कुल नहीं, कर्णाभरण बिल्कुल नहीं, कर्णपाली इज द करेक्ट आंसर। कर्ण तो चूंकि कान को ही कहते हैं, कर्णपाली इज द करेक्ट आंसर। और कर्णपाली के रेफरेंस को देखने के लिए आप जाइए वापस से महाभारत में। महाभारत में जब कर्ण जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर रहते हैं, उनके कवच कुंडलों की बात होती है तो वहां पे कर्णपाली आता है। कर्ण का भी आता है और कर्णपाली भी आता है, वहां पे रेफरेंस दिया जाता है। कई उस पे और काव्य भी बने, इस पे एक और गद्य लिखे गए, उनको भी आप पढ़ के आप कर्णपाली समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास में और ऐतिहासिक साहित्य में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आप कर्णपाली शब्द कई बार सुनेंगे। तो आंसर इज, उत्तर क्या है? कर्णपाली है। जो पान करने के योग्य नहीं है, जो पान मतलब पिया ना जा सके, उसके लिए क्या है? अब क्योंकि मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया कि जो पिया ना जा सके, तो उत्तर तो आपको दिख रहा है अपेय, जिसको पिया ना जा सके। लेकिन अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य, देखिए अगर अगम्य होता तो जहां जाया ना जा सकता, अभक्ष्य जिसे खाया ना जा, भक्ष्य मतलब खाना, जिसे खाया ना जा सके, अपथ्य जहां पे चला ना सके, पथ्य में अ जुड़ गया तो जो पथ्य का जो अर्थ है उसके आगे न लगा दीजिए, जो न किया जा सके, वो हो जाएगा उसका उत्तर। अपेय, पेय के आगे हमने अ लगा दिया, पेय मतलब से पिया जा सके, अपेय जिसे न पिया जा सके, तो उत्तर क्या है? अपेय है। ये मेंस 2017 वाला जो पेपर हुआ था आरओ का, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है पूछ रहा है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। अब देखिए इसमें जो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं इन शब्दों को लेके। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि कुछ ऐसी भी कविताएं हैं जो अक्सर मैं पढ़ता हूं। जैसे अगर प्रयाण गीत की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो कहते हैं ना कि अराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो।
प्रयाण गीत में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बड़वाग्नि या बड़वानल जो आ रहा है ये जुड़ा है समुद्र की आग से। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पूछा है कौन सा गलत है। अच्छा, गलत भी यहाँ पे नुक्ता होता है, वैसे जो ओरिजिनल शब्द होता है उसमें गलत में नुक्ता होता है। आप देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। नुक्ता होता है, थोड़ा सा अगर उस पर स्पष्ट रखेंगे तो कई बार बोलने में सुनने में अच्छा लगता है। ऑल दो जो हमारी एक्सेप्टेड हिंदी है उसमें कहीं कहीं पे इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। आप बचना चाहें तो बच सकते हैं, लेकिन अगर यूज कर सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जंगल की आग, देखिए 3 तरीके की अग्नियां मानी गई हैं, दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि। जंगल की आग दावानल या दावाग्नि, समुद्र की आग या जो पानी से लहरों के लड़ने से जो आग मिलती है उसको हम बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। जठराग्नि जो पेट की अग्नि है, पेट की जो आग होती है, जो पेट की भूख से जुड़ी हुई है, उसको हम जठराग्नि कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे की सोचने वाले के लिए अग्रगामी लिखा है। अब इस शब्द को अगर संधि विच्छेद करें यहाँ पे तो ये इसका संधि विच्छेद होता है अग्र प्लस गामी। अग्र तो सही है, गामी का मतलब चलने वाला, जाने वाला। यहां पे सोचने की बात है तो यहां पे कुछ अग्र सोची अग्र सोचे टाइप होगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये इसका सही नहीं। अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला। ठीक है, तो ये ही गलत है, लेकिन इत्तेफाक से यही गलत पूछा है तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सही उत्तर है। आपको क्लियर होना पड़ेगा, जहां पे कंफ्यूजन वहां पे संधि विच्छेद कर लीजिए। देखिए, समझिए क्या कहना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है आपको। ये जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है। ठीक है, जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द है। अब एक वो है ना कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक भी वाचाल करने लगता है, पंगुम लंघयते गिरिम, जो व्यक्ति लंगड़ा है या जिसका पैर नहीं है वो पहाड़ों को पार कर जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जिस पे आपकी कृपा है हे परमानंद, उसको कोई भी विकार नहीं होगा, वो सबसे ऊपर हो जाएगा, पार पा जाएगा। एक समरी बताई मैंने एक श्लोक की। तो मूकम करोति वाचालम, जो मूक व्यक्ति है, जो गूंगा व्यक्ति है, वो बोलने लगे, उसकी बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाचाल। हालांकि एक फन सेंस में देखा जाए तो प्रवक्ता आजकल जो दिखते हैं वो भी बहुत ज्यादा ही बोलते हैं, है ना, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं। प्रवक्ता जो पार्टी के लिए से किसी भी चीज के लिए आधिकारिक रूप से बताया जाता है कि ये उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके सापेक्ष में आधिकारिक रूप से बोलेगा, उसको प्रवक्ता कहते हैं। वक्ता सिंपल जो कोई भी बोलता है उसको वक्ता है। मैं वक्ता हूं। आप घर पे अगर कुछ बात बोल रहे कहीं पे, देखिए बोलना और वक्तव्य देने में डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं वक्ता शब्द जो होता है थोड़े आधिकारिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। ठीक है, हम आधिकारिक स्तर पर कुछ बोलते हैं, चाहे वो हम कहीं स्पीच दे रहे हो तो हम वक्तव्य दे रहे हैं, तो वहां से जुड़ा है। अनर्गल कुछ अपने भाई से, दोस्त से, किसी से भी पारिवारिक रूप से बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट वक्तव्य, इन दैट केस यू आर नॉट वक्ता। ठीक है, प्रखर तो भाई बहुत तेज हो, जो प्रखर हो उसको तो अलग ही शब्द है। तो ये तीनों बोलने से रिलेटेड है। वक्ता ज्यादा बोलने लगे तो वाचाल हो जाएगा, आधिकारिक रूप से बोलने लगे तो प्रवक्ता हो जाएगा। इसका हमें क्लियर होना पड़ेगा। मेष 2017 में आरओ में ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। अगला प्रश्न बहुत ये वापस से रिपीट हुआ है, 2013 में भी पूछा था। देखिए मैं बताया ना, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। चूंकि इसका हमको पता है तो इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, अधिवक्ता। तो अधिवक्ता आपको पता है किसे कहते हैं। अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको हर दूसरी बाइक में, गाड़ी में मिल जाएगा अधिवक्ता। इलाहाबाद हाई कोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपको दिख जाएगा। तो अधिवक्ता इसका उत्तर तो इसका भी वाचाल ही है। ठीक है, लेकिन देखिए 2013 में भी पूछा था ये, माफ कीजिएगा। ठीक है, अगला है कम बोलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो। अभी ज्यादा बोलने का पूछा था, अब कम बोलने वाला पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें है मृदुभाषी जो बहुत मीठा बोलता हो, बहुभाषी जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, अभाषी जो नहीं बोलता हो, मितभाषी जो कम बोलता हो। ठीक है, कम बोलता हो उसके लिए मितभाषी शब्द है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज गलत, दिस इज गलत, ये भी, और ये सही उत्तर है। ये 3 गलत है, ये सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 2021 पिछले वाला जो आरओ का पेपर हुआ तो उसमें ही आया हुआ था। अगला प्रश्न, जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, इसको तौला ना जा सके। अब इसमें देखिए क्या है, विनिमय,
जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, बार्टर जिसे कहते हैं, एक्सचेंज जो होता है एक से, हमने आपसे ज्ञान का एक्सचेंज किया, आपने हमसे अपने ज्ञान का एक्सचेंज किया, तो ये विनिमय हुआ, ज्ञान का विनिमय हुआ, है ना। तो ये तो गलत है। पूछा है तो तौला ना जा सके, परिमेय, जिसे तौला जा सके वो परिमेय है। पूछा है जिसे तौला जा सके, तो उसका उत्तर क्या होगा, परिमेय। ठीक है, तो उत्तर होगा इसका सी, परिमेय। अपरिमेय, जिसे तौला ना जा सके, अगर यहाँ पे जिसे तौला यहाँ पे न हो जाता तो ये उत्तर हो जाता है इसका। अनुमेय अलग शब्द है, अपरिमेय मतलब जिसे तौला ना जा सके, जिसे तौला जा सके। परिमेय, अपरिमेय, हालांकि जब हम लोग मैथ्स की बात करते हैं वहां पे भी हम लोग परिमेय पढ़ते थे, वो इसका अलग सेंस है, इसका एक अलग सेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है ना। हम सब जैसे कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो जाहिर सी बात, उत्तर तो इसका हो गया बी। लेकिन आस्थावान, जो ईश्वर में आस्था, अब देखिए है क्या कि ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्था रखता हो, मिले जुले शब्द हैं। लेकिन आस्थावान आप कई जगह पे, आपका लोकतंत्र में आस्था हो सकती है, आपका किसी व्यक्ति में आस्था हो सकती है, किसी भगवान में तो आस्था हो ही सकती है। लेकिन आस्तिक स्पेसिफिकली ईश्वर में विश्वास करने को हम आस्तिक कहते हैं। आप लोकतंत्र के लिए आस्तिक कहेंगे तो बड़ा लॉजिकल, तार्किक नहीं होगा ये। तो आस्तिक और आस्थावान में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उत्तर इसका है विश्वासी। आप विश्वास करते हो, आपको देश में विश्वास हो, लोगों पर विश्वास हो, अपने जो कार्य है उस पर विश्वास हो, अपने जो कॉन्फिडेंस है उस पर विश्वास हो, अपने कर्मों पर विश्वास हो, वो अलग शब्द है। आसुरी तो बहुत ही अलग शब्द है, सूरी आसुरी तो अलग ही एक लीग का शब्द है ना। तो इसका सही उत्तर है ये आस्तिक, आस्तिक एंड नास्तिक। अगला है, सब कुछ जानने वाले के लिए, जिसे सब कुछ पता हो। ठीक है, जिसे सब कुछ का ज्ञान हो, हर चीज का ज्ञान हो, उसके लिए शब्द क्या है, ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो, जिसको जानकारी हो। महाज्ञानी से बहुत ज्यादा ज्ञान हो। सर्वज्ञ और जानकार, अब देखिए जानकार का मतलब, जानकार और ज्ञानी में बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज के एक दूसरे जैसे प्रतिरूप है, अपर रूप है। ठीक है, तो ज्ञानी का मतलब जानकार, जानकार का मतलब जानकार। सर्वज्ञ, जिसे सब कुछ पता हो। सर्वधनज्ञ, सब चीज ये जानता हो, पता हो, उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, महाज्ञानी इसको बहुत ज्यादा जानता हो। ठीक है, बहुत महाज्ञान, सब बहुत बड़े, लेकिन सर्वज्ञ से सब कुछ पता हो, किसी चीज को बहुत ज्यादा जानना। जैसे अगर मैं हिंदी में, अगर आप मतलब कोई हिंदी बहुत ज्यादा जानता है, जैसे आप रोहित शर्मा को महाक्रिकेटर कह सकते हैं, लेकिन सर्व स्पोर्ट्स खेलने वाला, ये सर्व जब शब्द उठ जाएगा तो सभी चीज में अच्छा हो। रोहित शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर को के लिए सर्व शब्द जुड़ेगा, तो सबको जानता हो, सर्व चीज जानता हो, उसके लिए सर्वज्ञ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट, जो बहुत स्पेशल हो। ठीक है, जो बहुत स्पेशल हो उसके लिए विशिष्ट हो जाता है। चैतन्य, जो प्रेजेंट हो इस दुनिया में। ठीक है, चैतन्य रूप से उपस्थित हो। ठीक है, एक्टिवली आपके सामने उपस्थित हो, उसके लिए यहाँ पे ये चैतन्य इस्तेमाल होता है, एक्टिवली जो उपस्थित हो। अभिज्ञ, अभिज्ञ दो शब्द हैं। भिज्ञ का क्या मतलब है, अभिज्ञ के क्या मतलब है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं या किसी भी माध्यम से मुझे बताएं तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका उत्तर विशेषज्ञ है, जो किसी विषय, विशेष को अज्ञ, विशेष प्लस अज्ञ, विशेषज्ञ। ठीक है, विषयज्ञ, विशेषज्ञ, विशेष रूप से किसी चीज की जानकारी रखता हो, किसी विषय की, उसको विशेषज्ञ कहेंगे। जैसे अगर कोई इतिहास की जानकारी रहता हो तो इतिहास विशेषज्ञ, भूगोल विशेषज्ञ, ऐसे बहुत सारे विशेषज्ञ टर्म जुड़ते रहते हैं, तो विशेषज्ञ इसका उत्तर हो जाएगा। जो हमारा अंतिम प्रश्न है आज के दिन का, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए क्या प्रश्न है। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजेय नहीं, जिसको जीता ना सके तो ये नहीं है। शत्रुजयी, जो अपने शत्रु पर जीत सके। अच्छा, अब इसमें दो प्रश्न है, एक अजात शत्रु, ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है, दिस इज करेक्ट, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। ठीक है, शत्रुविहीन मिलता जुलता है पर एग्जैक्ट नहीं। शत्रुविहीन जिसने अपने सारे शत्रु को नष्ट कर दिया हो, या उसका कोई शत्रु ना हो, या उस पहले शत्रु रहे हो बाद में ना रहो, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, उसके लिए अजात शत्रु शब्द प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां पे हमें बहुत ज्यादा करेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आपकी हिंदी में, अब जैसे ये 2016 की जो आपको पता है कि एक बार पेपर लीक हो गया था, वो दोबारा से पेपर हुआ था, तो पुनर्परीक्षा में पूछा गया था। तो हम सबको एक चीज, एक लीक दिख रही है कि हिंदी में जो हमारा पूरा तरीका है देखने का, समझने का, वो कैसे हमको डेवलप करना है। हमें न सिर्फ, जब हम PYQs देखते हैं, जब भी हम PYQs पढ़ें, विगत वर्षों के प्रश्नों को पढ़ें, सॉल्व करें, तो बाकी ऑप्शंस पे भी आप नजर डालिए। कई बार आप देखेंगे कि वो ऑप्शन जो कहीं पे एक जगह ऑप्शन होता है, अगले जगह पे उसको पूछ लेता है कैसे, एक प्रॉपर
प्रश्न के रूप में। तो कभी भी शब्दों को विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, तमाम अर्थों से जोड़िए, रेट कीजिए कि ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कि अगर शत्रुवीन नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सारे शब्दों पे थोड़ा सा डिटेल में जाइए। हिंदी को एक भाषा के तौर पे तो पढ़िए ही पढ़िए, उस भाषाई जो विज्ञान है ना, जो भाषा का जो साइंस है ना, उसको भी समझिए। आप देखिए, आप जब बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति से जुड़ेंगे एक भाषा के साथ में, जिसे हम हिंदी कहते हैं, और उसको आत्मसात करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आयोग चाहता है, तो आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे बहुत अलग स्तर पे एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ कि भारत में हिंदी का जो स्तर बना दिया गया है, चूँकि मैक्सिमम स्तर पे भाषाई बोलचाल की ये भाषा है, आपको पता है कि हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दोनों की अलग अलग डेट्स हैं। जैसे 14 जो सितंबर की बात है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है आप मुझे बताइएगा जब आप मुझसे मिलिएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि दिवस मनाने से कोई भाषा मजबूत नहीं होती है। भाषा मजबूत तब होती है जब हम एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जिस भाषा को बोलते हैं उससे जुड़े ज्ञान को हम हर तरीके से समझेंगे, हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस भाषा का जो अंतिम रूप से जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, हम उससे कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम भाषा से कट तो नहीं रहे हैं। जो भाषाई गूढ़ता है, जो मौलिकता है, हम उससे दूर तो नहीं जा रहे हैं। जितनी मौलिकता के आप पास आएंगे, आप भाषा से उतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए हिंदी का जो महात्म्य है, हिंदी का जो महत्व है, वो बढ़ जाता है। हमेशा इस बात को लेकर स्पष्ट रहिए कि हिंदी को किस तरीके से देखना है, समझना है ना। और रही बात अगर हिंदी से जुड़े हुए अन्य डिटेल्स की, तो हम प्रॉपर लेक्चर्स को लेते हुए हिंदी के सभी डिटेल्स को जो हमारे ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से जुड़े हैं, हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर बिंदु को, हर पॉइंट को, हर संधि को, हर विच्छेद को, हर कोण को, हर दृष्टिकोण को कवर करेंगे स्टडी IQ में। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर्स आते रहेंगे, जुड़ते रहिए, हिंदी को देखिए, समझिए क्या चीज़ें छूट रही हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। हम उसी के लिए, उसी करेक्शन को सही करने के लिए, तो हमसे जुड़िए। आशा है आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।